तो देखिए बेटा, आज हम लोग GS 5 पेपर के 5th पेपर के उत्तर प्रदेश की सामाजिक संरचना और समाज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारे सिलेबस का ही एक महत्वपूर्ण पार्ट है, इसको हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश के समाज या सामाजिक संरचना के बारे में देखने से पहले, पढ़ने से पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि बेसिकली समाज किसे कहते हैं। सबसे पहला टर्म तो यही आता है कि समाज किसे कहते हैं। अब भाई सब लोग बातें करते हैं, कुछ भी होता है तो कहते हैं कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। तो ये तो पता होना चाहिए ना कि समाज होता क्या चीज़ है। इसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के समाज के बारे में और उससे जुड़ी हुई विभिन्न बातों के बारे में। तो बात जरा समझिएगा, समाज किसे कहते हैं, कोई बताना चाहेगा? बताएं बेटा। देखिए बच्चों, अक्सर ये जवाब मिलता है जब हम लोग समाज की परिभाषा के बारे में करते हैं, तो अक्सर यही बात आती है कि लोगों के समूह को समाज कहते हैं। लेकिन सही मायने में सिर्फ लोगों का समूह ही समाज नहीं होता। वास्तविकता में समाज लोगों के ऐसे समूह को समाज कहते हैं जिसमें वो विभिन्न प्रकार से अंतरक्रिया करते हैं, मतलब एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। क्योंकि जब तक लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करेंगे तब तक समाज का निर्माण नहीं होगा। तो वास्तविकता में समाज लोगों का एक ऐसा समूह है, एक से अधिक लोगों का ऐसा समूह है जिसमें लोग एक दूसरे से अंतरक्रिया या इंटरैक्ट करते हैं। ये इंटरैक्शन रीति रिवाज के संदर्भ में हो सकता है, तीज त्योहार के संदर्भ में हो सकता है, आचरण के संदर्भ में हो सकता है, सुरक्षा के संदर्भ में हो सकता है। आप ये भी देखिए जरा, लोग एक साथ समूह बना के सुरक्षा के उद्देश्य से भी तो रहते हैं। तो सुरक्षा के उद्देश्य से एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ऐसे समूह को भी समाज कहा जाता है। तो वास्तविकता में समाज किसे कहते हैं, ये बात समझ में आती है। अब बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाज की विशेषताएं। वास्तव में उत्तर प्रदेश के समाज की विशेषताओं के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और सही मायने में बेटा, आप सभी लोगों को उत्तर प्रदेश के समाज की विशेषताएं पता है, लेकिन आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है कि क्या यही होगा। सबसे पहले तो अगर आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक करना है, PCS का, IAS का एग्जाम क्रैक करना है, तो आपको अपने ऊपर भरोसा होना बहुत जरूरी है। आप जो सोचते हैं, जो समझते हैं, उस पर भरोसा रखिए, क्योंकि ज़्यादातर आप सही सोचते और समझते हैं। अक्सर ये होता है कि जब भी टीचर कोई चीज़ बच्चों से पूछता है तो बच्चों को लगता है कि उन्हें आता नहीं है, तो वो जवाब नहीं देते हैं। और जब टीचर उसी बात को बताता है
तो बच्चों को ये फील होता है कि यही तो हमने सोचा था, और यही चीज एग्जाम में भी होती है। आप अपनी सोच से आंसर, सही आंसर सोचते हैं, लेकिन आपको ये भरोसा नहीं होता है कि इतनी जल्दी आप किसी क्वेश्चन का सही आंसर कैसे निकाल सकते हैं। इसलिए आपने जो सोचा है उस ऑप्शन को टिक करने की जगह दूसरा टिक कर देते हैं और वो गलत हो जाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप सब लोग अपने पर भरोसा रखें। और आप सबको पता है, आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश की सामाजिक व्यवस्था में क्या आप लोगों को ये नहीं पता कि उत्तर प्रदेश की सामाजिक व्यवस्था जाति प्रथा पर या जाति प्रणाली पर आधारित है? उत्तर प्रदेश के समाज में धार्मिक विविधता पाई जाती है, ये आपको पता है? उत्तर प्रदेश के समाज में क्षेत्रीय असमानता होती है, ये भी आपको पता है? उत्तर प्रदेश के समाज में ग्रामीण और शहरी विभाजन अलग अलग होता है, ये भी आपको पता है? तो यही मेन चीजें हैं जो आपको अपने उत्तर में, अपने आंसर में लिखनी है। तो उत्तर प्रदेश की सामाजिक विशेषताओं के बारे में अगर देखें तो पहली सामाजिक विशेषता ये आती है कि उत्तर प्रदेश की सामाजिक व्यवस्था जाति प्रणाली पर आधारित है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में धार्मिक विविधता पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक विविधता पाई जाती है। तीसरा, उत्तर प्रदेश के समाज में क्षेत्रीय असमानता पाई जाती है। और चौथा, उत्तर प्रदेश के समाज में ग्रामीण और शहरी विभाजन है, यानी गांव का विभाजन अलग है और शहर का विभाजन अलग है। अभी इन सब पर मैं आपसे चर्चा करता हूं कि ये चीजें हैं क्या चीज। तो बच्चों, यही उत्तर प्रदेश के समाज की विशेषताएं हैं। इससे ज्यादा विशेषताएं देने की कोई जरूरत नहीं है, है तो बहुत सारी, लेकिन इससे ज्यादा विशेषताएं बताने की जरूरत नहीं है। ये चीजें आसानी से याद भी हो जाएंगी और आपको नंबर भी पर्याप्त रूप से मिलेंगे। मैंने आपसे क्या कहा, जैसा बता रहा हूं एक बार वैसा करके देखो, अगर नंबर ना मिले तो बताइएगा। 101% एग्जामिनर नंबर देगा। लोग कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम को नंबर मिलते हैं, हिंदी मीडियम को नंबर नहीं मिलते हैं। ये लोगों की गलतफहमी है। अगर आप बैठ के लपेटेंगे तो आपको कहां से नंबर मिलेंगे? अगर आप टू द पॉइंट आंसर देंगे तो एग्जामिनर नंबर देने के लिए बाध्य है। दरअसल इंग्लिश में लपेटने की संभावना कम होती है, इसलिए टू द पॉइंट आंसर देते हैं लोग और उनको नंबर मिलते हैं। हिंदी में लपेटने की संभावना अधिक होती है। कोई भी एक शब्द सुनने में आ जाए, ये नहीं देखेंगे कि क्या पूछा क्या नहीं पूछा, बस लिखना शुरू, और दिमाग में अपने आप को ही सेटिस्फाई कर लेंगे कि हमने बहुत अच्छा उत्तर लिखा। लेकिन सही मायने में आपने सही उत्तर नहीं लिखा, आपने जो पूछा है वो नहीं बताया है, आपने लपेटा है, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आप टू द पॉइंट आंसर लिखिए। अगर आपको अंग्रेजी से अच्छे नंबर ना मिले तो बताइए। ऐसा संभव ही नहीं है कि आपको नंबर ना मिले, बशर्ते आप आंसर बढ़िया लिखें, टू द पॉइंट लिखें, चीज़ों को लपेटे ना। वर्तमान में जो परीक्षा पद्धति है
वो इसीलिए इस प्रकार से करी गई है। आपको मेंस की परीक्षा में कॉपी में क्वेश्चन लिख दिए जाते हैं, नीचे स्पेस दे दी जाती है और उम्मीद की जाती है कि इतने स्पेस में ही आप अपना उत्तर पूरा करें। ये इसलिए ताकि आप लपेटे ना, टू द पॉइंट आंसर दें। तो इसलिए हम लोग टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़ेंगे और लिखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है जाति प्रणाली। आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश की सामाजिक संरचना जाति प्रणाली पर आधारित है और उत्तर प्रदेश में जाति व्यवस्था मुख्यतः कितने भागों में विभाजित है? 4। ये 4 भाग कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 भागों में विभाजित है। और ये तो आपने इतिहास में पढ़ा ही है कि वैदिक काल में इस प्रकार से विभाजन था। वही आज हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में इसी आधार पर जाति प्रणाली है। ब्राह्मण शिक्षा का काम करते हैं, ये क्षत्रिय योद्धा और शासक होते हैं, ये व्यापारी वर्ग है और ये श्रमिक वर्ग है। वर्तमान में शूद्र वर्ग के अंदर एक और वर्ग आ जाता है जिसे हम लोग दलित वर्ग कहते हैं। वास्तविकता में ये बीच में कुछ समय के लिए अछूत वर्ग था, जिसे आज किस नाम से जानते हैं? दलित के नाम से जानते हैं। और उत्तर प्रदेश में दलितों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जहां तक मेरा अपना मानना है, जाति व्यवस्था के आधार पर चीजें इस हिसाब से बंटनी नहीं चाहिए, क्योंकि जातिवाद जातीय संघर्ष को जन्म देता है, जिससे कभी भी बेहतर समाज का निर्माण नहीं हो सकता। खुद से सोचिए। इसीलिए आज देखिए, विभिन्न जातियों के बीच में तनाव मिलता है कि नहीं मिलता है? पता चला आप ब्राह्मण हैं और आपको कोई अधिकारी ब्राह्मण मिल गया तो वो आपका सपोर्ट करेगा, क्षत्रिय मिल गया तो वो आपका विरोध करेगा और जम के विरोध करेगा। और यही प्रक्रिया सभी में शामिल होती है। और जब तक समाज में संघर्ष की स्थिति रहेगी, तब तक समाज में शांति नहीं रह सकती। इसलिए आपको अगर समाज में शांति स्थापित करनी है तो जातीय संघर्ष को हटाना पड़ेगा। और जातीय संघर्ष तभी हट सकता है जब जाति प्रणाली हटे। लेकिन फिलहाल ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे यहाँ चली आ रही है और इसके हटने की कोई संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही। तो जाति प्रणाली समझ में आती है। इसके अलावा हम अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में धार्मिक विविधता भी पाई जाती है। विभिन्न धर्म के लोग उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इतने प्रकार के धर्म को मानने वाले लोग उत्तर प्रदेश के समाज में निवास करते हैं। थोड़े बहुत धार्मिक संघर्ष को देखते हुए, थोड़े बहुत धार्मिक संघर्ष के साथ ये सब लोग एक साथ ही रहते हैं। धार्मिक संघर्ष जरूर है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है कि लोग एक दूसरे के साथ रहना ही मना कर दें। बात समझते हैं? हिंदू अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या में 80% कितने हैं? कौन है बेटा? हिंदू हैं। और लगभग 19% मुसलमान पाए जाते हैं। बाकी के बचे 1% में ये वाला वर्ग आता है उत्तर प्रदेश के समाज में।
बात समझ में आती है और यही लगभग भारत के संदर्भ में भी है मोटे तौर पर। तो उत्तर प्रदेश की धार्मिक विविधता के बारे में आपको पता चला। अब बात करने जा रहे हैं क्षेत्रीय असमानता, और उत्तर प्रदेश में पर्याप्त रूप से क्षेत्रीय असमानता पाई जाती है। क्षेत्रीय असमानता क्या होती है? लिखा है तो आदमी सोचता है कुछ बड़ा कठिन सा होगा। क्षेत्रीय असमानता क्या होती है बड़ा आसान। अभी कानपुर में अगर बलिया और गाजीपुर के लोग आ जाएं और एक दूसरे से मिलें तो यही कहेंगे कि ये तो हमारे क्षेत्र का है। वो क्या कहेंगे? ये हमारे क्षेत्र का व्यक्ति है, जिले का नहीं। कहां का है? क्षेत्र का व्यक्ति है। अगर हम देखें तो क्षेत्रीय आधार पर उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया जाता है। हर क्षेत्र की अपने रीति रिवाज, तीज त्योहार और संस्कृति है, बोली है। हर क्षेत्र की अपनी अलग बोली है। जैसे आप देखिएगा उत्तर प्रदेश को मुख्यतः जिन 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है, तो पहला है बेटा पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश। दूसरा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तीसरा है केंद्रीय उत्तर प्रदेश यानी सेंट्रल यूपी। और चौथा है बुंदेलखंड। चौथा क्या है बच्चों? बुंदेलखंड। तो वास्तविकता में क्षेत्रीय आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 4। बड़ी चीज बता रहा हूं क्या? आप खुद से सोच सकते हैं, समझिएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश का पूर्वी वाला हिस्सा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा। केंद्रीय उत्तर प्रदेश यानी सेंट्रल यूपी, बीच वाला हिस्सा। और बुंदेलखंड वाला हिस्सा नीचे। और आप सोच के देखिए, ये गाजीपुर, बलिया, बनारस, ये वो वाला क्षेत्र है। ये बेटा नोएडा, गाजियाबाद, मथुरा, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर वाला क्षेत्र है। ये अपने कानपुर और लखनऊ वाला क्षेत्र है। ये बेटा हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर वाला, फतेहपुर, हमीरपुर, बांदा और महोबा वाला क्षेत्र है। और अगर आप यहां सब जगह जाते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं इस बात को कि अगर आप इन जगहों पर जाते हैं तो आप यहां पर खान पान, बोली, भाषा सब अलग अलग पाएंगे। जैसे केंद्रीय यूपी और इस तरफ आप देखिए तो हमारे यहां दीपावली का बड़ा क्रेज है, जबकि पूर्वी यूपी में दीपावली का इतना बड़ा क्रेज नहीं है। पूर्वी यूपी में मुख्यतः छठ पूजा होती है। बिहार से लगा हुआ है तो छठ पूजा मुख्य पर्व हो जाता है। ऐसे ही यहां पर यहां के त्योहार, रहन सहन अलग है। यहां के लोग भोजपुरी मुख्यतः बोलते हैं। यहां के लोग देखिए खड़ी बोली का इस्तेमाल करते हैं, मैं तू। वो कुछ भी कहेंगे कि मैं बोलेंगे, तू बोलेंगे, इस टाइप से। तू क्या कर रहा है? मैं तो ये कर रहा हूं, इस टाइप से बोलते हैं। केंद्रीय यूपी में आइए, सेंट्रल यूपी में, तो यहां हम और आप वाली बात आ जाती है। यहां पर थोड़ा नजाकत है लैंग्वेज में, नजाकत और नफासत है लैंग्वेज में, हम और आप की बात हो जाती है। बुंदेलखंड की लैंग्वेज भी बिल्कुल डिफरेंट है। उधर आप अगर जाएं तो अगर आप कहेंगे मेरे लिए बिस्किट ले आओ,
तो वो कहेंगे मेरे लाने, हमारे लाने बिस्कुट ले आना, हमारे लाने बोलते हैं। इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग बुंदेलखंड के क्षेत्र में किया जाता है। तो क्षेत्रीय असमानताएं पर्याप्त रूप से विद्यमान है। अलग अलग रीति रिवाज, पहनावा, बोली, भाषा सब अलग है, और फिर भी एक साथ मिलकर रहते हैं। ये हमारे उत्तर प्रदेश की क्या है बेटा? विशेषता है। बात समझ में आती है? अगली चीज है, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण और शहरी विभाजन पाया जाता है पर्याप्त रूप से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तुम लोग दिमाग में रखो, ग्रामीण शहरी विभाजन का मतलब वो सुविधाओं की बात कर रहा है। अगर आप देखिए तो हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप देखें तो क्या बढ़िया स्कूल शिक्षा है? क्या बढ़िया टाइप के स्कूल है? अगर आप देखिए स्कूल की जगह शिक्षा लिखा जाए, शिक्षा व्यवस्था के बेहतर अवसर नहीं है ग्रामीण क्षेत्र में। स्वास्थ्य व्यवस्था के भी उतने अच्छे अवसर नहीं पाए जाते हैं। बिजली के, विद्युत के भी उतने अच्छा स्थिति नहीं है। सड़क भी उतनी बेहतर नहीं है। कुल मिलाकर पूरी की पूरी ग्रामीण अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर शहर के मुकाबले पिछड़ा हुआ है कि नहीं है? और इसी का परिणाम है कि गांव से शहर की तरफ क्या होता है? पलायन होता है। भाई शिक्षा के ज्यादा अवसर शहर में हैं, स्वास्थ्य के ज्यादा अवसर है, आधारभूत संरचना शहर की गांव की तुलना में ज्यादा बेहतर है, सुरक्षा हुई, पुलिसिंग हुई, ये सब शहर में ज्यादा बेहतर है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति शहर की तरफ पलायन करता है, शहर की तरफ आकर्षित होता है अवसरों का लाभ उठाने के लिए। बात आप समझ रहे? तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के समाज की मुख्य विशेषताएं हैं। अब उत्तर प्रदेश के समाज की समस्याएं क्या क्या है, आइए इस पर चर्चा करते हैं कि उत्तर प्रदेश के समाज की समस्याएं क्या क्या है। और फिर वही बात, ये भी आप लोगों को बेहतर ढंग से पता है। अब इसको चाहे आप समस्याएं बोल लीजिए और चाहे उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दे बोल लीजिए। बात समझते हैं? तो उत्तर प्रदेश के समाज की बड़ी समस्याएं हम आप लोगों से पूछते हैं। सोचिएगा, आपको पहले से पता था कि नहीं था? मैं लिख रहा हूं, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, और आप लोग अपने से सोचिएगा, ये समस्याएं उत्तर प्रदेश की हैं, ये आपको पहले से पता था कि नहीं था? सबसे पहला, बेरोजगारी। ये उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण समस्या है कि नहीं है? और आपको पहले से ही पता है, बेरोजगारी। दूसरा क्या हो गया बेटा? गरीबी। तीसरा क्या हुआ? अपराध। अपराध। चौथा देखिए, एक प्रमुख समस्या अभी डिस्कस भी किया था, जातिवाद। पांचवा, संप्रदायवाद। संप्रदायवाद। छठा, अशिक्षा। सातवां, महिला हिंसा। जवाब दीजिए, इसमें से मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी समस्या है जो आपने सुनी ना हो। ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख समस्याएं हैं।
और इनसे आप सभी वाकिफ हैं। लेकिन अभी मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए लिखने को तो हाथ पांव फैला के बैठ जाएंगे कि हे भगवान हम क्या लिखें। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी जंग जीतनी है, जैसे यूपी पीएससी भी एक प्रकार की जंग है, अगर आपको कोई भी जंग जीतनी है बेटा, तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना होगा। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा तो आप जंग नहीं जीत सकते। सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा रखिए। और आप देखिए, इसमें कोई भी ऐसी बात है जो आपको ना पता हो कि ये उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है। आप देखिए बेरोजगारी की स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश में। बड़ी संख्या में बेरोजगार मौजूद हैं कि नहीं है। बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? सिर्फ सरकार पर चीजों को नहीं थोप सकते। मानता हूं सरकार द्वारा नियमित भर्ती ना निकालना बेरोजगारी की एक प्रमुख समस्या है, लेकिन इसके अलावा भी बेरोजगारी समस्या के पीछे कुछ और कारण भी विद्यमान है। जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, जनसंख्या का अधिक होना अपने आप में एक बेरोजगारी का कारण है। खुद से सोच के जवाब दीजिए, है कि नहीं बच्चों? जनसंख्या अधिक होना भी बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। और एक जो सबसे प्रमुख कारण है वो ये है कि रोजगार परक शिक्षा व्यवस्था नहीं है हमारे यहां। हमारे यहां रोजगार आधारित शिक्षा व्यवस्था नहीं है। बात समझिएगा, हमारे यहां रोजगार आधारित शिक्षा व्यवस्था का अभाव है। रोजगार आधारित शिक्षा का अभाव। समझिएगा बेटा, रोजगार आधारित शिक्षा का अभाव। हमारे यहां बीएससी लड़का करता है, बीए करता है, एमए करता है, एमएससी करता है, और कितनी बड़ी संख्या में करते हैं। लेकिन जरा सोच के बताइए, ये कोई ऐसे कोर्स हैं जो रोजगार के लिए जरूरी हो? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि इनसे आपको रोजगार में, जरूरी क्या बल्कि मिलना ही नहीं है इससे रोजगार आपको। आप किसी को जाकर बताएंगे कि हमें नौकरी दे दो, तो वो ये पूछेगा क्या किया है। तो जब भी उसका सवाल सामने वाले का ये हो कि क्या किया है, तो ये मान के चलिएगा वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि आपने बीएससी, एमएससी, बीए, एमए किया है। वो ये पूछना चाहता है कि आपने जॉब ओरिएंटेड कौन सा कोर्स किया है। आपने बीटेक किया है, आपने बीई किया है, आपने एमबीए किया है, आपने बीबीए किया है, आपने एमसीए किया, आपने बीसीए किया, क्या किया। और ऐसी अवस्था में जब आप कहेंगे हमने एमएससी की है, तो वो हंसेगा और कहेगा कि वो दरवाजा है, बाहर निकल जाइए, बाहर निकल जाइए। कोई वैल्यू नहीं है बीए और एमए और बीएससी, एमएससी। और कितनी बड़ी संख्या में हर साल लोग बीए, एमए, बीएससी, एमएससी करते हैं, एडमिशन लेते हैं। वो बेसिकली अपना टाइम खराब करते हैं। बीए, एमए, बीएससी, एमएससी सिर्फ आज की तारीख में फॉर्म भरने के लिए एक शर्त मात्र रह गई है, बस। इससे जॉब नहीं मिलेगा। जॉब वाला फॉर्म भर सकते हो, बस जॉब नहीं मिल सकती आपको। बात समझ रहे? आपको जॉब नहीं मिलेगी इससे। जॉब अगर चाहिए तो आपको कुछ टेक्निकल कोर्स करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था का हमारे यहां अभाव है कि नहीं? आदमी इंटर करता है बच्चा और सीधे बीए में, बीएससी, एमएससी में चला जाता है। अरे कोई जॉब ओरिएंटेड कोर्स करे तो जब तक बड़ी जॉब नहीं लग रही, सरकारी जॉब नहीं लग रही है, तब तक कुछ तो वो करेगा। तो जॉब ओरिएंटेड,
स्किल डेवलप करने वाली शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर वो प्रिपरेशन करता है, कोई इफ बट होती है तो कम से कम हैंड टू माउथ की पोजीशन तो ना आए, कम से कम ये तो पोजीशन ना हो कि कुछ नहीं कर सकते। एक टेक्निकल डिग्री रहेगी तो सेटिस्फैक्शन रहेगा, अपने आप तैयारी में मन भी लगेगा, हमारे पास एक स्किल है, हम जब चाहे तब नौकरी पकड़ सकते हैं। बात समझ में आती है? तो पहली समस्या बेरोजगारी। दूसरी समस्या क्या है बच्चों? हालांकि आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े पैमाने पर रोजगार देने का प्रयास किया है, लेकिन सिर्फ उतना ही पर्याप्त नहीं है, अभी सरकार को और एफर्ट करने की आवश्यकता है। अगली चीज आती है गरीबी। सबसे बड़ी चीज आपको पता ही है यार, अगर ये जहां पर होगी वहां पर ये भी होगी कि नहीं होगी? अगर बेरोजगारी अगर बेरोजगारी की स्थिति होगी तो जहां बेरोजगारी होगी वहां गरीबी अपने आप होगी। गरीबी का सीधा संबंध बेरोजगारी से है कि नहीं है? तो गरीबी भी होगी। अगली चीज अपराध। स्वाभाविक सी बात, जहां बेरोजगारी और गरीबी है वहां अपराध भी होगा कि नहीं होगा? इसीलिए उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर अपराध है, चोरी, डकैती, हत्या। अगर इन सबके पीछे देखिए तो इन सबके पीछे क्या मौजूद है? पैसा। ये अपराध ही इसीलिए है क्योंकि बेरोजगारी और गरीबी, अगर बेरोजगारी और गरीबी समाप्त हो जाए तो बड़े पैमाने पर अपराध रुक जाएगा। और ये बढ़ते हुए अपराध उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को हमेशा से चैलेंज देते रहे। हमेशा से उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करते रहे हैं ये अपराध। हमारा कोई प्रदेश इतना बड़ा टुइयां सा प्रदेश नहीं है, बहुत बड़ा आकार है उसका, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। और इतने बड़े क्षेत्रफल और सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला क्षेत्र प्रदेश है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है। और इतने बड़े जनसंख्या वाले प्रदेश को पे अपराध व्यवस्था को रोकना एक चैलेंज होता है। और ये रुक सकते हैं बड़े पैमाने पर अगर गरीबी और बेरोजगारी समाप्त हो जाए। बात समझ रहे? अगली चीज आती है जातिवाद। भाई देखिए, जातिवादी व्यवस्था तो हमारे यहां आदिकाल से है, उत्तर प्रदेश में आदिकाल से, बहुत पुराने जमाने से ही जातिवादी प्रथा विद्यमान है। ऊंची जाति के लोग नीची जाति के यहां पानी भी नहीं पीते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं। हालांकि ये मानवीय क्रियाकलाप नहीं कहे जाएंगे, मतलब इसे एक ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी नहीं कहेंगे, ये एक गलत है, जंगल राज की स्थिति है। अगर साफ सुथरा है तो भोजन करने में और पानी पीने में कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, मेरा अपना मानना है। बस देखना क्या है, चीज साफ सुथरी है कि नहीं है, और वो तो हम लोग अपने घरों में भी देखते हैं, जहां साफ सुथरा होता है वहीं पर खाते हैं। लेकिन जाति व्यवस्था की जड़ें इतनी गहराई में जा चुकी हैं कि लोगों के मन में एक दूसरी जाति के प्रति जबरदस्त नफरत है। और समाज में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो आपके सामने तो लगेगा कि भैया बहुत बड़े आदर्शवादी हैं, जात पात को नहीं मानते, लेकिन वो एक्चुअली में बहुत बड़े जातिवादी होते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं। हमारे एक मिलने वाले हैं, तो एक भाई साहब थे, वो खत्म हुए, तो उनके परिवार को नौकरी दिलाई ब्राह्मणों ने, पूरी सहायता करी ब्राह्मणों ने, और उनका लड़का सबसे ज्यादा विरोधी किसका? ब्राह्मणों का। अंदर ही अंदर सब लोग सबसे ज्यादा विरोधी किसके? ब्राह्मणों के।
तो इतनी ज्यादा जातिवाद की जड़ें हमारे समाज में आ चुकी हैं कि समाज को बिल्कुल घिनौना सा बना दिया है, बहुत घिनौना सा बना दिया है। अब जैसे मैं उनके घर में अगर जाता हूं तो पानी पीना भी अवॉइड करता हूं। क्यों? उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण ये है कि मांस मच्छी बहुत ज्यादा खाते हैं और जिससे मुझको दिक्कत होती है। कोई नीची जाति के नहीं है वो लोग, क्षत्रिय हैं, लेकिन मांस मच्छी की वजह से मुझे थोड़ा सा पानी वानी पीने में दिक्कत होती है। भाई अगर आपको मांस मच्छी खानी है तो बर्तन अलग रखिए, चीजों को अलग रखिए। अगर आप मिक्स एंड मैच करके रख रहे हैं तो फिर नहीं अच्छा लगता। तो साफ सफाई देखिए, किसी की जाति देखकर उसके यहां पानी और खाना की पाबंदी मत लगाइए। लोगों के यहां देखा जाता है कि बर्तन अलग कर देते हैं। अरे बहुत गंदा काम करते हो भाई, बर्तन अलग कर रहे हो तो बहुत ही गंदा काम कर रहे हो। अरे बर्तन को अगर धो लोगे साबुन सर्फ से तो ये उतना ही साफ हो जाएगा जितना तुम्हारे पीने के बाद में साफ होता है कल। लेकिन मानते ही नहीं है लोग, विचार ही नहीं है। वैसे जातिवाद का परिणाम यह रहा, सन 2017 में लगभग सहारनपुर के आसपास की घटना है। वहां दलित और क्षत्रिय आपस में लड़ गए थे। अंबेडकर जी की प्रदर्शन मतलब वो कार्यक्रम चल रहा था, उसको लेकर दलित और क्षत्रिय आपस में, राजपूत आपस में लड़ गए और बड़े पैमाने पर दंगा सा हो गया था 2017 में। और एक सभ्य समाज में जाति को लेकर झगड़ा हो, यह वास्तव में बहुत गलत है। आप बताइए इसे कैसे खत्म किया जा सकता है? बताइए, अगर जातिवाद को खत्म करना है तो कैसे खत्म कर सकते हैं? वेरी गुड। अगर जाति व्यवस्था खत्म करनी है आपको, तो आपको लोगों को जागरूक करना पड़ेगा और शिक्षित करना पड़ेगा। शिक्षा ऐसी जिसमें जागरूकता हो। वैसे तो लोग आईएएस आईपीएस बन जाते हैं, लेकिन जातिवाद उनके अंदर से नहीं निकल पाता है। उनको यह रियलाइज कराइए कि सभी लोग समान हैं, तभी जाति व्यवस्था का समापन हो सकता है। और समाज में जब तक जाति व्यवस्था रहेगी, जातिवाद रहेगा, तब तक कभी भी एक बेहतर समाज का निर्माण नहीं हो सकता। हम पिछड़े ही रहेंगे। अगर तरक्की करनी है तो एक प्रगतिशील समाज की स्थापना हमें करनी होगी, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनानी होगी जो तार्किक विश्लेषण करे, ना कि जाति पर लेकर बैठी रहे। बात समझ रहे? लोगों को जागरूक करना। और याद रखिएगा, सरकार के प्रयास तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक जन भागीदारी नहीं होगी। सरकार कितना भी जागरूक करने का प्रयास करे, अगर लोग संभलना ही नहीं चाहेंगे, सुधरना ही नहीं चाहेंगे, तो क्या सरकार कुछ कर पाएगी या कोई कुछ कर पाएगा? लोगों को सुधरने का प्रयास करना चाहिए, विचारों में परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और जाति व्यवस्था, अगर जातिवाद सुधर गया तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप शॉर्ट आउट हो जाएंगी, अपने आप हल हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, अगली चीज आती है संप्रदायवाद। यह भी भैया हमारे यहां बहुत बड़ी समस्या है। हिंदू मुस्लिम को लेकर अब बड़ी समस्या है, और यह आज की नहीं है, यह आजादी से पहले की है। अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए 1905 में बंगाल विभाजन किया, और तब से हिंदू मुस्लिम एकता में जो फूट पड़ी है वो आज तक नहीं सुधर पाई है।
आजादी के दौरान ही देख लीजिए, जितने भी मुस्लिम संगठन थे जैसे मुस्लिम लीग वगैरह, इन्होंने मुस्लिम भाइयों को क्या बताया कि हिंदू और मुस्लिम कभी एक साथ नहीं रह सकते। उस समय चलने वाले देवबंद आंदोलन जो सहारनपुर में चला था और अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ही यही था कि मुस्लिम व्यक्तियों को यह रियलाइज कराना कि हिंदू तुम्हारे सगे नहीं हैं, हिंदुओं के साथ तुम्हारे हित बेहतर नहीं हो सकते हैं, आपके हित बेहतर होंगे केवल और केवल ब्रिटिश हुकूमत के साथ में, अंग्रेजों के साथ में। इसलिए उस दौरान कुछ मुस्लिमों ने बड़ी संख्या में अंग्रेजों का साथ दिया। मुस्लिम लीग तो एक अलग देश बन जाए उसके शर्त पर अंग्रेजों का फुल सपोर्ट करने के लिए तैयार रही थी और किया भी था। और किसी तरीके से हमने इस राक्षस से लड़ाई लड़ते हुए अपने देश को स्वतंत्र कराया। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में हमारे यहां नेताओं ने इस राक्षस को जिंदा रखा है, जो आज भी हमारे समाज को खोखला कर रहा है। हिंदू मुस्लिम और संप्रदायों को लेकर विभिन्न दंगे हो रहे हैं। इन दंगों में कभी कोई नेता या उनके कोई रिश्तेदार नहीं पिसते हैं, आम जनता पिसती है। आम जनता का नुकसान होता है, उसकी संपत्ति का नुकसान होता है, उसके अपनों का नुकसान होता है। फिर वो चाहे 2013 का मुजफ्फरनगर का दंगा हो और चाहे 2022 का कानपुर का दंगा हो, हर दंगे में पिसता आम आदमी ही है। और सिर्फ आज देख लीजिए, चुनाव होते हैं तो राजनीति और जाति पर आधारित टिकटिंग होती है। टिकट का वितरण, ये फलाने धर्म के हैं, वो फलाने जाति के हैं, उस जहां पर ज्यादा जाति के लोग रहते हैं उस जाति के लोग को टिकट दो, वहां पर इस धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं इस धर्म के लोगों को टिकट दो। ये क्या है? धर्म के आधार पर टिकट होना चाहिए या कैंडिडेट प्रत्याशी की योग्यता के आधार पर टिकट होना चाहिए? लेकिन हमारे यहां इस चीज की कोई परवाह नहीं। ये राक्षस जिंदा इसीलिए रखा गया है ताकि राजनीति जिंदा रहे, और इसको समाप्त किए बिना हम कभी भी एक बेहतर समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसको समाप्त करना होगा, और इसको समाप्त करने के लिए जनता को आगे आना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, उनको शिक्षित करना पड़ेगा, उनको अपना अच्छा बुरा समझने की क्षमता उनके अंदर विकसित करनी पड़ेगी। तब कहीं जाकर ये राक्षस का अंत हो सकता है। बात समझ में आती है? अगली चीज अशिक्षा, यह भी एक प्रमुख समस्या है। और महिलाओं की हिंसा, महिला हिंसा, ये तो भगवान ही मालिक है। महिला हिंसा, जानते हैं बच्चों, कहा जाता है अगर किसी समाज के बारे में जानना है तो उस समाज में महिलाओं की स्थिति देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि समाज कैसा है। एक प्रगतिशील समाज है या एक कुंद समाज है। महिलाओं की स्थिति का आकलन करने से आपको समाज की औकात पता चल जाएगी। इससे ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। आज 21वीं शताब्दी है, हम लोग 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, कहते बड़ा डेवलप्ड है हम लोग। निश्चित रूप से वर्तमान जो समय है वो नई चेतना का युग है। वर्तमान युग तकनीकी उपलब्धियों का युग है, प्राचीन मूल्यों में परिवर्तन का युग है। पिछली शताब्दी महिलाओं के जागरूकता की शताब्दी थी और वर्तमान शताब्दी उनके सशक्तिकरण की शताब्दी है। उनके सशक्तिकरण की शताब्दी। आज महिलाएं केवल घर की चार दीवारी के अंदर तक नहीं रह गई हैं, वो अंतरिक्ष तक पहुंच गई हैं। उनका सफर सिर्फ मार्केट तक का नहीं, अंतरिक्ष तक का हो गया है। और आत्मविश्वास इतना आ गया है कि वो महिलाएं सिर्फ अपने ऊपर बीती हुई को किताबों में लिखने भर तक सीमित नहीं रह गई। महादेवी वर्मा जैसे आज महिलाओं की लिखी हुई किताबों को पुलित्जर पुरस्कार जैसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहे हैं। निश्चित रूप से महिलाओं का भविष्य बहुत बेहतर है।
महिलाओं की स्थिति भी बड़ी बेहतर है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी आज भी महिलाएं विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करती हैं, जैसे घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, कार्यस्थल पर यौन शोषण। ये महिलाओं की समस्या है और उत्तर प्रदेश भी इससे अलग नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कुछ अलग होता हो। हमारे यहां जरा समझिएगा, घरेलू हिंसा महिलाओं की प्रमुख समस्या, दहेज महिलाओं की प्रमुख समस्या, कार्यस्थल पर यौन शोषण ये महिलाओं की प्रमुख समस्या, ये महिलाओं की प्रमुख समस्या है आज की तारीख में हमारे यहां। समझिएगा जरा, घरेलू हिंसा अधिनियम भारत में कब बना बेटा? 2005 में। और लागू कब हुआ? 2006 में। घरेलू हिंसा का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि घर पे उठा उठा पटका बीवी को, सिर्फ यही घरेलू हिंसा नहीं है। और एक चीज आपकी जानकारी के लिए और बता दूं, घरेलू हिंसा सिर्फ घर की बाउंड्री के अंदर ही नहीं होती है, बाहर भी होती है। यस, घरेलू हिंसा को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। घरेलू हिंसा को कितने भागों में विभाजित करते हैं? 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहला बेटा है मौखिक हिंसा, दूसरी है लैंगिक हिंसा, तीसरी है आर्थिक हिंसा, और चौथी है, पहली कौन सी है बेटा? दूसरी, और तीसरी क्या है? और चौथी है सामाजिक हिंसा। बात जरा समझिएगा, मौखिक हिंसा के अंतर्गत क्या आता है? मौखिक हिंसा के अंतर्गत अगर आप किसी स्त्री के चरित्र पर क्वेश्चन उठा रहे हैं तो यह भी घरेलू हिंसा के अंदर आता है। आपने किसी बच्ची पर, किसी महिला पर कमेंट कर दिया है, वो भी आता है। लैंगिक, आप अश्लील साहित्य दिखा रहे हैं, अश्लील साहित्य बना रहे हैं, ये इसके अंतर्गत आता है। आप जबरदस्ती पत्नी के साथ भी अगर आप दुराचार कर रहे हैं, यौन संबंध बना रहे हैं जबरदस्ती, तो वो भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती है। आर्थिक स्थिति में महिला को कमाने से रोकना, घरेलू हिंसा। यस, महिला के पैसे का हिसाब लेना, यह भी घरेलू हिंसा, यह भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती है। और सामाजिक हिंसा में चलते फिरते महिलाओं पर कमेंट कर देना। और इन सब के लिए बड़े बड़े कठिन प्रावधान किए गए हैं, इन सबको कठिन प्रावधान किए गए हैं इन सब के लिए। इसके लिए घरेलू हिंसा अधिनियम में बताया गया है कि 3 दिन के अंदर जज को ऑर्डर जारी करना होगा रिलीफ का। और अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो 1 साल की सजा और 20,000 जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। हमारे यहां अधिनियम बहुत अच्छा बनाया गया है घरेलू हिंसा रोकने का, लेकिन इसका इंप्लीमेंट प्रॉपर नहीं है। आज भी महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार है, क्योंकि उनको घरेलू हिंसा का मतलब घर में मारने पीटने तक ही सीमित है। उनको यह नहीं पता कि उनको काम न करने देना भी घरेलू हिंसा का हिस्सा है। दहेज एक नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो होता है बच्चों, जिसे NCRB कहते हैं। पूरे भारत में जितने भी 1 साल में क्राइम होते हैं, उन सबका विवरण जो रखती है उसे क्या कहते हैं? और हर जिले में भी ऐसा एक ब्यूरो होता है जिसे क्या कहते हैं? DCRB। क्या कहते हैं? DCRB।
और डीसीआरबी की, एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 82-33 मामले आए थे बेटा दहेज के, जिसमें ज्यादातर उत्तर प्रदेश के थे। आज 21वीं शताब्दी का हिंदुस्तान और 21वीं शताब्दी के उत्तर प्रदेश में आज भी दहेज के लिए बहु बेटियां जलाई जाती हैं। ये एक प्रमुख समस्या है, इसे रोकना होगा एक बेहतर कानून, बहुत बेहतर कानून बनाकर। इसके अलावा कार्यस्थल पर यौन शोषण, ये तो बड़ा आम हो गया है। क्या खुद कुछ कर नहीं पाते हैं? जैसे पुरुष वर्ग में एक चीज पाई जाती है कि अगर वो काम नहीं बेहतर कर पाए और कोई महिला काम कर रही है बेहतर, तो कहेंगे क्या, भैया उनको तो काम मिलेगा ही, वो महिला है। तुरंत इस प्रकार के चरित्र की बात लगा दी जाती है। इस तरीके से कैरेक्टर पर क्वेश्चन उठाया जाता है, कैरेक्टर पर क्वेश्चन उठाया जाता है, जो कि सिरे से गलत है। अगर आपके नॉलेज में आए तो आप भी उसका विरोध करें, साले जूते से मारें। और सरकार ने भी कार्यस्थल पर यौन शोषण रोकने के लिए बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत प्रयास करने बाकी है, बहुत प्रयास करने बाकी है। जब तक सरकार कोई ऐसा अधिनियम नहीं बना देती है जैसा बेटा रोड के लिए बना है। आज आदमी गाड़ी स्टार्ट बाद में करता है, सीट बेल्ट पहले लगाता है। आज आदमी गाड़ी में साइड में लिख के रखता है कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड ऑन दिस डेट। क्यों? क्योंकि अगर एक दिन भी बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के फंस गए तो बेटा 10,000 रुपये जुर्माना है। 100 रुपये वाले जमाने गए, 10,000 का हो गया। तो इतना खौफ भर गया लोगों के अंदर कि लोग खुद ही से ट्रैफिक रूल का फॉलो करने लगे। कुछ ऐसा ही यहां भी होना चाहिए। बात समझ में आती है? तो ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख समस्याएं और उसका निवारण हो गया। ठीक है बच्चों, आगे की क्लास हम लोग कल करेंगे। इसमें इतना ही, हम लोग आगे बाद में पढ़ेंगे।